नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। बिहार में पहले चरण की वोटिंग में अब महज 2 दिन का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले ही चुनाव में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। ऐसा ट्विस्ट जिससे एनडीए और महागठबंधन दोनों का चुनावी समीकरण बिगड़ सकता है। और यह ट्विस्ट किसी और ने नहीं बल्कि पिछले चुनाव नतीजों में बड़ा उलटफेर करने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। ओवैसी ने सीमांचल इलाकों में एक बार फिर बड़ी तैयारी और मजबूती के साथ अपनी पार्टी को उतारा है। साथ ही अपने खास वोट बैंक के लिए कड़ा संदेश भी दिया है। ओवैसी ने तेजस्वी यादव के एक बयान को आधार बनाकर अपने चुनावी भाषण में लोगों से यह पूछा है कि क्या मैं आतंकवादी हूं। तो ऐसे में टॉप स्टोरी ऑफ द डे सवाल यह कि ओवैसी ने रैलियों में आवाम से क्यों पूछा कि क्या मैं आतंकवादी हूं। तेजस्वी यादव ने ओवैसी को लेकर ऐसा क्या कह दिया कि एआईएमआईएम अलग रणनीति पर उतर आया है। वहीं अब की बार बिहार चुनाव में मुस्लिम फैक्टर किसका चैप्टर क्लोज करने वाला है। वहीं बिहार में मुस्लिम बहुल्य सीट कैसे चुनाव दर चुनाव एनडीए के लिए सत्ता की चाबी बन रहा है। और इस बार के चुनाव में जन सुराज पार्टी कैसे मुस्लिम बहुल्य सीटों पर खेल बिगाड़ने वाली है दोनों गठबंधन का। तो बने रहिए हमारे साथ, आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। शुरुआत एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के उन बयानों से करते हैं जिससे बिहार की चुनावी बिसात में पुराने वोट बैंक को लेकर एक नई लड़ाई छिड़ गई है। दरअसल ओवैसी इन दिनों बिहार चुनाव को लेकर धुआंधार रैली कर रहे हैं। अपने टेस्टेड और मजबूत सियासी ग्राउंड पर ओवैसी इतनी ताकत के साथ उतरे हैं जिससे इस बार भी प्रदेश का वोटिंग पैटर्न और उसके बाद चुनावी नतीजों पर गहरा असर डाल सकता है। तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो। तुम में इतनी नफरत है, एक चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, तो एक्सट्रीमिस्ट। क्या ओवैसी आतंकवादी है? क्या ओवैसी? इसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव में अब की बार फिर से अपना पुराना टेस्टेड फॉर्मूला अपनाना शुरू कर दिया है। ओवैसी का ये सीधा हमला महागठबंधन की ओर से सीएम पद के लिए घोषित उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर था, क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक यूट्यूब चैनल से ऑडियो बातचीत में ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट यानी कि अतिवादी कह दिया था। तेजस्वी यादव से सवाल ओवैसी को महागठबंधन में शामिल नहीं करने को लेकर था, जिसके जवाब में तेजस्वी को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि उनके गठबंधन में एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं। असदुद्दीन ओवैसी का भी मैं सवाल कर दूं, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि सेक्युलर फोर्सेस साथ हों, तो वो उन्होंने तो सबसे कहा बार बार कि हमने तो बहुत खत लिखे, हमने कहा कि वो हमको ले लें। एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड? हाँ, एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। ओवैसी ने न सिर्फ इस ऑडियो को अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया, बल्कि बिहार की रैलियों में इसे अपने भाषण के जरिए भुनाने भी लगे। आज तेजस्वी कहता है ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है। तेजस्वी सुनो, तुम कभी बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान पढ़ ही नहीं सकते, मुझे मालूम। याद रखो तेजस्वी, तुम मुझे चरमपंथी आतंकवादी कहकर तुमने कोचा दामन और सीमांचल की जनता की तौहीन की है। तुम्हारी यह ज़हनियत है कि जो तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सोच उस शख्स की है जो बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता है। तेजस्वी यादव ने ओवैसी को महागठबंधन में शामिल नहीं करने की अपनी वजह बताई
तो इस पर ओवैसी ने महाभारत की याद दिलाते हुए अपने तरीके से पलटवार किया है। हमने 6 सीट मांगा था, आपने नहीं दिया, पूरे कौरवा बर्बाद हो गए, इसीलिए तो हम आपको बता रहे हैं। हम तो 6 सीट पूछे थे, मगर तुम अहंकार में थे। ओवैसी ने तेजस्वी यादव को लेकर यह बयान बिहार के सीमांचल इलाके में दिया। उस सीमांचल में जो मुस्लिमों का गढ़ माना जाता है, जहां ओवैसी की पार्टी की भी अच्छी खासी पकड़ है। ऐसे में ओवैसी के इस बयान के मायने दूर तलक जाते हैं। इसे समझने के लिए आपको पहले सीमांचल इलाके के वोटों का गणित बताते हैं। बिहार का सीमांचल इलाका असम और पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से 4 जिले आते हैं: किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया। ये चारों जिले मुस्लिम बहुल हैं। बिहार की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी किशनगंज में है। यहां लगभग 68% मुस्लिम रहते हैं, 68%। इसके अलावा कटिहार में मुसलमानों की आबादी 45%, अररिया में 43% और पूर्णिया में 38% आबादी है। इन 4 जिलों में बिहार की 243 में से 24 विधानसभाएं आती हैं। अब जाहिर है, आबादी के मुताबिक इन सभी सीटों का नतीजा सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर ही तय करते हैं। सीमांचल पिछले यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव नतीजों की बात करें तो हम आपको दिखाते हैं सीमांचल की 24 में से सबसे ज्यादा, गौर कीजिएगा, 24 में से सबसे ज्यादा 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 4 सीटें जेडीयू के खाते में गई थी। इसके अलावा कांग्रेस को 5 और आरजेडी को 1 सीट मिली थी और लेफ्ट को भी 1 सीट। जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। गठबंधन के लिहाज से देखें तो एनडीए को 12 यानी कि आधी सीटें 24 में से, महागठबंधन के हिस्से में महज 7 सीटें। हालांकि नतीजे आने के कुछ दिन बाद एआईएमआईएम के 4 विधायक ओवैसी का साथ छोड़ देते हैं और तेजस्वी यादव का दामन थाम लेते हैं, आरजेडी में शामिल हो जाते हैं। इसकी टीस ओवैसी को आज तक सता रही है। पिछली बार के आंकड़े बताते हैं कि किशनगंज को छोड़कर बाकी सभी जिलों में बीजेपी और उसके सहयोगी दल जेडीयू का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। कटिहार में जहां बीजेपी ने 7 में से 3 सीटें जीती, जबकि 1 सीट जेडीयू के खाते में आई। अररिया और पूर्णिया में भी यही पैटर्न रहा। इनमें कुल 13 सीटों में से 8 पर बीजेपी, जेडीयू ने कब्जा किया। यानी मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल इलाके में पिछली बार एनडीए का दबदबा था। इसके पीछे की असल वजह आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि ना सिर्फ सीमांचल बल्कि बिहार के कई जिलों की कई सीटों पर मुस्लिम फैक्टर किस कदर हावी हो जाता है, डिसाइसिव भी हो जाता है। बिहार में मुस्लिम वोट बैंक की ताकत को आप इन आंकड़ों से समझिए कि राज्य की 13 करोड़ से अधिक की आबादी में 17.7% के करीब मुस्लिम हिस्सेदारी है। तकरीबन 86 विधानसभा सीटें हैं जिस पर मुस्लिम अपना प्रभाव रखते हैं। यानी कुल 86 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है। 86 सीटों पर 243 में से इनमें से 51 सीटें ऐसी हैं, 51, जहां मुस्लिमों की हिस्सेदारी 20 से 68% तक है। वहीं 35 सीटें ऐसी हैं जहां इनकी आबादी 18 से 20% के करीब है। तो जो 20 से 68% वाली 51 सीटें आती हैं वो प्रदेश के 7 जिलों किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, पश्चिम चंपारण और सीतामढ़ी में फैली है। वहीं जो 18 से 20% वाली आबादी वाली जो मुस्लिम बहुल्य 35 सीटें हैं
वो पूर्वी चंपारण, सुपौल, मधुबनी और सीवान में आती हैं। कुल मिलाकर हो गई 86 सीट जिस पर प्रभाव है। 86 सीटों पर चुनाव नतीजों की बात करें तो इन इलाकों में पिछली बार एनडीए को फायदा मिला था। पिछली बार एनडीए को फायदा मिला था क्योंकि पिछले चुनाव में कांटे की टक्कर के बावजूद इन 86 अहम सीटों में से 57 पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी, 86 में से 57। वहीं महागठबंधन के खाते में 24 और ओवैसी की एआईएमआईएम के खाते में 5 सीटें आई थी। और बहुलता के हिसाब से देखें तो 20 से 68% मुस्लिम वोटरों वाली 51 सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगी यानी कि एनडीए ने कुल मिलाकर के 35 सीटें जीती थी। वहीं 18% या उससे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली कुल 35 विधानसभा सीटों में से बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने 24 सीटें जीती थी। अब स्ट्राइक रेट देखिए, 20% से अधिक मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर एनडीए का स्ट्राइक रेट 70% रहा, जो राज्य के बाकी इलाकों से कहीं ज्यादा था, मुस्लिम बहुल इलाकों में। और 18% से ज्यादा आबादी वाली सीटों पर 69% रहा। और यही विनिंग रेट एनडीए को बहुमत के आंकड़े तक पहुंचाने में जिसने बहुत ही ज्यादा डिसाइसिव और निर्णायक भूमिका निभाई। सीट भले ही ज्यादा एनडीए के हिस्से में आ गई, मगर 2020 के चुनाव में अब वोट शेयर की बात करते हैं तो मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा महागठबंधन की तरफ गया था। वोट शेयर इधर, सीटें उधर। सीएसडीएस का आंकड़ा बताता है कि पिछली बार के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स ने महागठबंधन को खुलकर वोट दिया था। उन्हें करीब मुस्लिमों का 77% वोट मिला था। इसके अलावा मुस्लिमों का करीब 11% वोट ओवैसी की पार्टी भी खींच करके ले गई थी। 12% मुस्लिमों का वोट जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के खाते में गया था। लेकिन इसके बावजूद सीटों के मामले में एनडीए को बढ़त मिली थी। तो ये सीटों का और आंकड़ों का गणित था। वहीं बिहार की चुनावी राजनीति में लगभग 18% आबादी वाले मुस्लिम समुदाय के वोट को सत्ता की चाबी माना जाता है। सीएसडीएस और कई दूसरे सर्वे ये लगातार दिखाते हैं कि बिहार के ज्यादातर मुस्लिम वोटर महागठबंधन के साथ रहते हैं। ऐसे में माना जाता है कि जीत का समीकरण महागठबंधन के पक्ष में होगा। क्वाइट ऑब्वियस, आबादी उस तरफ ज्यादा तो उन्हीं के पास होगा। लेकिन अब तक यह देखा गया कि असल नतीजे इसके उलट आ जाते हैं। तो क्या इस बार भी वही कहानी दोहराई जाएगी या इस बार कहानी कुछ और होगी, कुछ नया करवट लेगी? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि बिहार की मुस्लिम बहुल सीटों पर एनडीए की जीत के 4 बड़े कारण होते हैं। है मुस्लिम बहुल, टोटल 86 जीत रहा है एनडीए, 4 बड़े कारण अब बताते हैं आपको। पहला, समानांतर ध्रुवीकरण, यानी महागठबंधन के पक्ष में मुस्लिम मतों के एक तरफा ध्रुवीकरण की आशंका होते ही हिंदू वोट एनडीए के पक्ष में गोलबंद होने लगता है। दूसरा कारण, मुस्लिम वोटों का बिखराव। मुस्लिम वोटों के बिखराव के पीछे जो सबसे मेन रीजन रहता है वो ये कि एक ही सीट पर बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े हो जाते हैं, बढ़ जाता है। एनडीए का समीकरण विशेष रूप से तब और मजबूत हो जाता है जब बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू गठबंधन में आ जाते हैं। इस स्थिति में यह गठजोड़ लगभग अजय हो जाता है। और चौथा कारण है, मुस्लिम बहुल सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी आ जाते हैं। यह फैक्टर खास तौर पे सीमांचल जैसे मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में एआईएमआईएम की उपस्थिति से मुस्लिम वोटों का एक बड़ा चंक बढ़ जाता है और इन वजहों से बीजेपी, खासकर एनडीए को फायदा मिल जाता है। सीमांचल के इलाकों में एक और मुद्दा रहा है, समस्या रही है घुसपैठियों की। इसके पीछे बीजेपी का भी तर्क है। पिछले कुछ दशकों में सीमांचल इलाके में बांग्लादेश से आए घुसपैठियों ने
स्थानीय डेमोग्राफी को बदला है। और यही कारण है, इसके पीछे रीजन यही है कि इस बार के चुनाव प्रचार में बीजेपी खास करके घुसपैठियों को निशाना बना रही है। तो नीतीश और बीजेपी का कॉम्बिनेशन कैसे मुस्लिम बहुल सीटों पर एनडीए की जीत के लिए अजय हो जाता है, इसे समझने के लिए आपको और पीछे ले चलते हैं। 2020 दिखाया, 2015 चलते हैं। 2015 में नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था, महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था। तब इन 86 सीटों में से अधिकांश सीटों पर जीत मिली थी महागठबंधन को। बीजेपी को बड़ी हार मिली थी। 20 से 68% सीटों वाली मुस्लिम बहुल 51 सीटों में से महागठबंधन ने 34 सीटें जीती थी। जेडीयू साथ थी आरजेडी के, और करीब 18% जो मुस्लिम आबादी है, 18% मुस्लिम आबादी की जो सीटें बचती हैं, उसमें भी सीट जो है जो दर्ज की गई थी, वो महागठबंधन के 35 सीटों में से 24 सीटें महागठबंधन को मिली थी। यानी कि एक बड़ा एज महागठबंधन के पास गया था। यानी महागठबंधन के खाते में से 86 में से 58 चली गई, जबकि इन 86 सीटों में से बीजेपी को मिली थी सिर्फ 22। डिफरेंस साफ नजर आ रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे नीतीश कुमार और बीजेपी की जोड़ी मुस्लिम बहुल सीटों पर अजय हो जाती है, और इस बार फिर से दोनों एक साथ हैं, यानी जीत की संभावना ज्यादा हो जाती है। लेकिन पिछले चुनावों से अलग बिहार की राजनीति में इस बार नए दावेदार हैं। तभी हमने कहा ना, इस बार ट्विस्ट है। अब बिहार की राजनीति में सक्रिय असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और जनसुराज पार्टी भी मुस्लिम सीटों पर फोकस कर रही है। जनसुराज और एआईएमआईएम ने मुस्लिम प्रभावित लगभग सभी सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की रणनीति बनाई है। दोनों पार्टियों ने, एआईएमआईएम ने 23 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इसके अलावा 2 नॉन मुस्लिम भी हैं जो कि मैदान में उतारे हैं। हालांकि पहले उसने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। अब आती जनसुराज पार्टी। जनसुराज पार्टी ने 34 मुस्लिम चेहरे दिए हैं, मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वो बिहार की 243 में से 238 पर चुनाव लड़ रही है। सवाल है कि क्या इस बार इन दोनों की रणनीति से कहानी बदल जाएगी? करीब महीने भर से पीके प्रशांत किशोर मुस्लिम बहुल इलाकों में बदलाव की मुहिम चला रहे हैं, खुद जा रहे हैं लगातार मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में। जन सुराज के कार्यक्रम का नाम उन्होंने दिया है बिहार बदलाव इजलास। ऐसे कार्यक्रम में प्रशांत किशोर समझाते हैं कि आपको सिर्फ अल्लाह से डरने की जरूरत है और किसी से डरने की जरूरत नहीं। बीजेपी से बिल्कुल मत डरिए, ऊपर अल्लाह से डरिए और अपने बच्चों की चिंता कीजिए। अंचल के लोगों को इतना ही कहेंगे, यहाँ मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है, तो मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूँ कि अभी तक आपको लोग कहते हैं कि भाजपा से डरिए और हम लोग को वोट दीजिए, हमको जिताइए। गठबंधन वाले कहते हैं भाजपा से डरिए, हमको वोट दीजिए, हम लोग आपको भाजपा से बचाएंगे। जनसुराज ये कह रहा है कि भैया भाजपा से मत डरो, अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़े रहो, अपने बच्चों के साथ हक के साथ खड़े रहो। तादाद का चिंता ओवैसी ने 2020 में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने वाले चौंकाने वाले नतीजे सामने हमने आपको दिखाया कि आए थे, क्योंकि 19 सीटों पर चुनाव लड़ी। भाई नई पार्टी थी, हैदराबाद से आती, 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। अब ये सभी सीटें मुस्लिम बहुल सीमांचल से थी, जिसका जिक्र आज हमने किया। हालांकि बाद में उसके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। इस बार भी एआईएमआईएम अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में मुस्लिम वोटों का बंटवारा होने की आशंका बढ़ जाती है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर आ जाते हैं, उनका मुस्लिम आउटरीच है, लगातार जा रहे हैं,
इजलास कर रहे हैं, बैठ रहे हैं उनके बीच। हालांकि पीके का मुस्लिम दाव कितना सफल होता है यह फिलहाल अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि पहली बार उतर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि ओवैसी और पीके मिलकर तेजस्वी का खेल बिगाड़ दें। हाँ, जनसुराज और ओवैसी ने विपक्षी वोट बैंक में तो सेंध लगाई है, और स्वाभाविक है कि जब वोट बैंक में सेंध हमारी होगी तो इसका अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही, लेकिन इसका फायदा तो एनडीए को मिलेगा। और एनडीए तो हमेशा ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, तो एक तो ध्रुवीकरण का फायदा इनको मिलता है, और दूसरी तरफ जो ओवैसी और जनसुराज जो महागठबंधन के वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे उसका भी फायदा इनको मिलेगा। तो अप्रत्यक्ष तौर पर इनको फायदा मिलते हुए दिख रहा है। जहां तक जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन की बात है, या जिसमें चिराग हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, हम पार्टी हैं, तो लगातार एक अस्थायित्व की ये बात कर रहे हैं जो युवा मतदाताओं को कनेक्ट करता है। बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति के दम पर आज सत्ता में है। 2014 के बाद से पीएम मोदी ने मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए बहुत सी रणनीति भी अपनाई है। खासकर पसमानदा मुसलमानों के लिए बीजेपी ने कई कार्यक्रम चलाए। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यह साफ हो गया कि मुस्लिम समुदाय उनके साथ नहीं है। कमोबेश यही हाल जेडीयू का है। हालांकि नीतीश कुमार ने 2005 से लेकर 2020 तक अपनी पार्टी से कई मुस्लिम कैंडिडेट्स, कई मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया। इस बार जेडीयू के मुस्लिम चेहरों में कमी आई है। यही हाल एनडीए का भी है। यही हाल एनडीए की बाकी दूसरी पार्टियों का भी है। बीजेपी ने 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह ही इस बार भी मुसलमान उम्मीदवार उतारा ही नहीं है, एक भी नहीं है। जेडीयू ने 4 मुस्लिम नेताओं को उम्मीदवार बनाया। बिहार में एनडीए की तीसरी सबसे बड़ी सहयोगी है लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी, चिराग पासवान की एकमात्र मुस्लिम कैंडिडेट है जिसे विधायकी का टिकट दिया, जबकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने तो एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। नीतीश कुमार की पार्टी ने अपने हिस्से की 101 में से, जो कि फर्स्ट फेज है, टोटल जो सीटें हैं उसकी 101 का टोटल सीटों में से 4 ही मुस्लिम चेहरे दिए हैं। हालांकि बीते 2 दशक से अधिक समय तक उन्होंने सामाजिक न्याय और मुस्लिम हितैषी की और मुस्लिम अपलिफ्टमेंट की बात की है। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार का ये फैसला कहीं उनकी राजनीतिक रणनीति में कोई बड़े टिल्ट का, बदलाव का संकेत तो नहीं है? क्या बिहार में मदरसों को मान्यता देने वाले सीएम नीतीश कुमार का मुस्लिम आउटरीच अब खत्म हो गया है? और अगर ऐसा हुआ है तो हुआ क्यों है? इसे समझने के लिए हम आपको 2020 विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों के आंकड़े दिखाते हैं। तो कुल मिलाके सीएसडीएस के मुताबिक पिछली बार के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स ने महागठबंधन को खुलकर वोट किया था। खुलकर 77% वोट मुस्लिम आबादी का महागठबंधन को गया था। इसके अलावा मुस्लिमों का करीब 11% ओवैसी को, 12% हमने आपको बताया कि बट गया था जेडीयू, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी में चला गया था। यानी बीजेपी और जेडीयू के खाते में मुस्लिम वोट का जाना अब भी मुश्किल लग रहा है। और पिछले 5 सालों में मुसलमान वोट बैंक उससे छिटका भी है। ये जानती हैं पार्टी। जेडीयू के कई नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार किया है कि मुस्लिम वोट बैंक अब आरजेडी यानी एमवाई समीकरण के कारण नीतीश से छिटक गया है। पहले पसमानदा मुस्लिमों का नीतीश को समर्थन मिलता था, लेकिन वो भी अली अनवर जैसे नेताओं के पार्टी से जाने के बाद अब ये लगभग ना के बराबर हो गया। तो मुस्लिमों का पूरा वोट अब आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो गया है। और शायद यही कॉन्फिडेंस जो है फिलहाल ओवैसी दिखा रहे हैं, यही कॉन्फिडेंस जो है जनसुराज पार्टी जो है वो दिखा रही है।
सवाल यही है, यही सच दिखाने की हमने कोशिश की। जहां मुस्लिम फैक्टर इतना ज्यादा एक्स फैक्टर है, वहां इस बार का समीकरण बदल भी सकता है। तो जो कहेंगे सच कहेंगे आज के एडिशन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए